हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इडूमैन रैक शीट पर। आज हम एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि जो 20 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका हम 100% एनालिसिस करेंगे। आपके करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनशांग किसके दरबार में आया था? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन था आपका अशोक, सी ऑप्शन था हर्षवर्धन और डी ऑप्शन था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि हर्षवर्धन इसका एकदम आपका करेक्ट आंसर था। जो हेनसांग जो चीनी यात्री थे, जो हेनसांग, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत आया था, वह हर्षवर्धन के दरबार में गया था। उसने भारत की संस्कृति, शिक्षा और प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ढाका ने पहली बार किस वर्ष दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? जो जो से एसएएफ गेम्स हुए थे, उसकी मेजबानी कब की थी ढाका ने? आपके ऑप्शंस थे ए 1985, बी ऑप्शन था 1993, सी ऑप्शन था 2010 और डी ऑप्शन था आपका 1999। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए 1985 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि साउथ एशियन गेम्स पहले जो एसएएफ गेम्स की मेजबानी, पहली मेजबानी ढाका ने वर्ष 1985 में की थी, जो 1985 में मेजबानी की थी। यह दक्षिण एशिया खेलों का बहु खेल आयोजन है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। हम केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है? ऑप्शंस थे आपके ए पीर पंजाल दर्रा, बी ऑप्शन था आपका वुरजिल दर्रा, सी ऑप्शन था जोजिला दर्रा और डी ऑप्शन था आपका बनिहाल दर्रा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, जोजिला दर्रा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि जो जोजिला दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, यह श्रीनगर लेह मार्ग पर स्थित एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पोंगल का त्योहार कितने वर्षों तक मनाया जाता है? मतलब कि कितने दिनों तक मनाया जाता है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए 2 दिन, बी ऑप्शन था 3 दिन, सी ऑप्शन था 4 दिन और डी ऑप्शन था आपका 5 दिन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 4 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो आपका पोंगल त्योहार है, वो 4 दिन मनाया जाता है। 4 दिन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया हमने कि जो पोंगल दक्षिण भारत का, विशेषकर तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। यह त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला जो भोंगी पोंगल, बी जो दूसरा है वह शूर पोंगल, सी मट्टू पोंगल और डी काड़ों पोल्लम। यह आपके 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन भोंगी पोंगल, जो दूसरे दिन शूर पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और डी ऑप्शन जो आपका चौथा दिन होता है वो उसको कहते हैं काड़ुम पोंगल। यह 4 दिनों के लिए मनाया जाता है। 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम केवल वही क्वेश्चंस लाए हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन था आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शन थे ए पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था बिहार और डी ऑप्शन था आपका केरल। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बिहार इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जो कि आगे आने वाली शिफ्ट है उसके लिए जो फायदा करेगा। कि जिसको हमने एक्सप्लेन किया कि बिहार की जनसंख्या का घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार भारत की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार किस वर्ष हुई थी? यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे ए 2012, बी ऑप्शन था 2013, सी ऑप्शन था 2014 और डी ऑप्शन था आपका 2015। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2014 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी, जो भारत में प्रो कबड्डी लीग जो पीकेएल की शुरुआत हुई थी वह 2014 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है उसकी शुरुआत कब हुई थी? आगे आने वाली शिफ्टों में आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, जो आगे आने वाली शिफ्ट है उसके लिए फायदा करेगा कि जो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत भारत में वर्ष 2014 में हुई थी।
इसका पहला सीजन 26 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था। इस लीग ने कबड्डी खेल को भारत में बहुत लोकप्रिय बनाया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? ऑप्शंस थे ए बिहार, बी ऑप्शन था आपका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन था असम और डी ऑप्शन था आपका राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का एकदम करेक्ट आंसर। जो मटकी त्योहार है वह सॉरी जो मटकी लोक नृत्य है वह मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि मटकी डांस मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्य रूप से महिला द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान सिर पर मटकी रखकर आकर्षक प्रदर्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन थे ए कृषि में आत्मनिर्भरता, बी ऑप्शन था गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, सी ऑप्शन था भारी उद्योग का विकास और डी ऑप्शन था आपका तीव्र टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि फिफ्थ फाइव ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह योजना 1974 से 1979 तक लागू की गई थी। इसमें रोजगार, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो हिंदी से था कि निम्नलिखित में से उद्यम शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी रूप कौन सा है? ऑप्शंस थे ए उद्यम, ये आपके चार दिए। इसमें शुद्ध वर्तनी आपका ढूंढना था। इसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए उद्धव। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। जिसने लगा उसका एकदम करेक्ट आंसर था। बहुत सारे ऑप्शन नंबर दो बता रहे थे बट इसका ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी को हमने बताया जो हिंदी स्पेलिंग के अनुसार जो उद्यम शब्द की सही वर्तनी है वह है उद्यम। यही जो आपको लिखा था वही इसकी शुद्ध वर्तनी थी। इसका अर्थ है शोर शराबा या शरारत होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? ऑप्शन थे ए शिक्षा क्षेत्र में, बी ऑप्शन था उद्योग क्षेत्र में, सी ऑप्शन था बौद्धिक संपदा क्षेत्र में और डी ऑप्शन था आपका कृषि क्षेत्र में। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी कृषि क्षेत्र। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो जो छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि डिस्क्रीट अनएम्प्लॉयमेंट वह स्थिति है जिसमें काम करने काम करने वाले लोगों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है लेकिन उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। यह समस्या मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में पाई जाती है। उदाहरण खेत में आवश्यकता से अधिक लोगों का काम करना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ऑप्शंस थे ए सरकार ई स्पोर्ट को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता और बढ़ावा देना चाहती है। जो दूसरा था सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग और वित्तीय जोखिम के खुलेआम बढ़ावा देना है। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि जो सरकार ई स्पोर्ट को एक आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता और बढ़ावा देना चाहती है। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह गलत था कि सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग और वित्तीय सट्टेबाजी को खुलेआम बढ़ावा देना। यह एकदम गलत बात है। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि ई स्पोर्ट को भारत सरकार ने आधिकारिक खेल गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए हैं। लेकिन सरकार ऑनलाइन वित्तीय सट्टेबाजी को बढ़ावा नहीं देती बल्कि उस पर नियंत्रण और नियम लागू करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था जो आपका रीजनिंग से था कि वर्ष 1926 के निम्नलिखित में से किस महीने में ठीक 5 शुक्रवार थे? ऑप्शन थे ए फरवरी, बी ऑप्शन था अप्रैल, सी ऑप्शन था जून और डी ऑप्शन था आपका अगस्त। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि अप्रैल इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एच नहीं लगा उसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने कुछ बताया। इसको आप देख सकते हैं एक्सप्लेन किया है कि वर्ष 1926 में अप्रैल महीने में 30 दिन थे और उसमें जो शुक्रवार 5 बार आए थे। जो 3 तारीख को 10, 17, 24 और 30 तारीख को शुक्रवार आए थे। अगला क्वेश्चन था आपका जो आपसे क्लॉक से था कि 3 और 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे पर आएंगी, 0 डिग्री कोण बनाएंगी। ऑप्शन थे ए 3:15 बी ऑप्शन था आपका 3:16, सी ऑप्शन था 3:17 और डी ऑप्शन था आपका 3:18। करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी 3:16 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया कि घड़ी की सुइयां हर घंटे में एक बार मिलती हैं। 3 और 4 बजे के बीच मिलने वाली सुइयों का समय जो होगा, जो सूत्र इसका सूत्र लिख सकते हैं कि 60h/11। इसका सूत्र होता है यहाँ पर जो h बराबर होगा जो हावर 3 हावर और जो मिनट यानी कि 16 × 3/11
यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा 16 सही 4/11 मिनट। इसका जो इसको हम लिख सकते हैं कि 3:16 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। करेक्ट क्वेश्चंस के साथ उसका हमने करेक्ट एनालिसिस किया है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन चाहिए हैं एसएससी जीडी के, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी कुछ क्वेश्चंस मिले हैं बट हम उसे उन्हें अभी लेकर नहीं आए। अगर आप कमेंट में करते हैं तो हम उन क्वेश्चन को ज़रूर लेकर आएंगे जो मैथ के पूछे गए थे क्वेश्चन। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।